हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलिए। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? इससे पहले इस यूनिट में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, बायोमोलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ डीएनए, आरएनए, फिर उसके बाद डीएनए की सुपर कॉइलिंग। तो हर चीज जो है हम लोग पढ़े हैं इसके अंदर। आज जो हम पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलिए। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं भाई? क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए। अब अगर आप बात करें कि क्रोमोसोम कहाँ पे पाया जा रहा है, ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलिए। तो क्रोमोसोम का भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, चलिए। तो अगर आप बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम का, या फिर आप कह लीजिए कि क्रोमोसोम कैसा दिखता है, तो हमेशा हम लोग कहते हैं कि इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना। क्या कहते हैं हम लोग? कि इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोग बात करें कि इंट्रोडक्शन की, कि भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर किस चीज का? क्रोमोसोम का। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो क्रोमोसोम है जो कि कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे पाया जाता है? पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, चलिए। तो अगर हम लोग कहें कि ई स्टैनबर्ग in 1875 first discovered thread-like structure which appeared during cell division। ये जो क्रोमोसोम है क्या चीज भाई? तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है उसको कौन डिस्कवर किया था? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं ना। आज का टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था? तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो 1875 में किसने डिस्कवर किया था भाई? स्ट्रैसबर्ग ने इसे जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए। अब डिस्कवर जब किया था तो इन्होंने क्या बताया था? ये बताए थे कि एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये कब देखने को मिलता है? कब देखने को मिलता है भाई? जब आपका सेल डिवीजन होता है ना, तब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है। आपके सेल्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है। क्या प्रोसेस चल रही है? सेल डिवीजन की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, चलिए। तब जब जो ये सेल डिवीजन चलता है ना, प्रोसेस होता है, तभी क्या दिखता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको कि इसने डिस्कवर किया था। कौन डिस्कवर किया था भाई? स्ट्रैसबर्ग ने 1875 में डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो अभी तक इन्होंने बताया था, क्या डिस्कवर किया कि भाई एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और दिख कब रहा है? सेल डिवीजन जब हो रहा है तब दिख रहा है। तो ये जो सेल डिवीजन के समय पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या कहा? इनको क्या है? इन्हीं को क्या है कहते हैं हम लोग? क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये डिस्कवर किए थे। किस चीज को डिस्कवर किए थे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किए थे, जिसको कि बाद में क्या कहा गया? बाद में कहा गया क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए। अब इसका जो है नाम क्यों क्रोमोसोम पड़ा? क्योंकि इसकी जो एफिनिटी है, इसके जो क्रोमोसोम से जो नाम पड़ा इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की, इसकी जो एफिनिटी किसके साथ होती है? इसकी एफिनिटी होती है बेसिक डाई के साथ। ठीक है। इसकी एफिनिटी किसके साथ होती है? बेसिक डाइज के साथ होती है। ठीक है, चलिए। The term chromosome is derived from two Greek words। अगर आप बात करें कि ये जो क्रोमोसोम जो वर्ड है ना, ये कहाँ से डिराइव किया गया है, तो ये जो है आपका ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। अब ये ग्रीक वर्ड कौन से हैं भाई? एक जो है वो है क्रोम, जिसका मतलब होता है कलर, और एक है सोमा, जिसका मतलब है बॉडी। ठीक है, चलिए। कौन से दो वर्ड से लिया गया है भाई? एक होता है आपका क्रोम, जिसका मतलब क्या होता है? कलर, और सोमा, जिसका मतलब होता है बॉडी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा बॉडी जो कि कलर दिखाए। ठीक है, कलर शो करे। ठीक है, चलिए। तो
ये जो है क्रोमोसोम, ये तो ग्रीक वर्ड से आ गया, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, एक कलर्ड बॉडी, ठीक है। चलिए अब अगर ये बात कही जाए कि ये जो टर्म है क्रोमोसोम, इसको कौन दिया था, तो इसको जो है वॉल्डेयर ने 1888 में दिया था, ठीक है। ये जो टर्म है क्रोमोसोम, इसको कौन दिया था, ये जो नाम है ये कौन रखा था, तो वो कौन रखा था भाई, वॉल्डेयर 1888 में रखे थे, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो कौन डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया था आपका स्ट्रासबर्ग ने 1800 कितने में, 75 में, ठीक है। चलिए और इसका अगर नाम बात किया जाए कि ये वर्ड जो है कहाँ से डिराइव है, तो इसका जो है ओरिजिन ग्रीक ओरिजिन से है, क्योंकि ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगर इसकी बात कहें कि ये नाम कौन दिया है, तो इसका जो टर्म है वो जो है वर्ल्डेयर ने 1888 में इस जो स्ट्रक्चर है, जो कि कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और देखने को कब मिलता है, सेल डिवीजन के दौरान एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है, उसका जो नाम है कि भाई इसका नाम क्या रहना चाहिए, क्रोमोसोम रहना चाहिए, इसका नाम क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। ये बात किसने कही थी, वॉल्डेयर ने कही थी, ठीक है। चलिए अब जो ये जो क्रोमोसोम है ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्यों भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में हर सेल में क्रोमोसोम पाया जाता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, और ये जो क्रोमोसोम होता है ना, यही वो जीन्स को कैरी करता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ठीक है। चलिए आपके अंदर कैरेक्टर्स आए हैं किसके, कैसे भाई, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से, जैसे हमेशा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स आते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये जो कैरेक्टर आते हैं किनके वजह से आते हैं, जीन्स के वजह से आते हैं, क्योंकि जीन्स जो है ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो जीन्स ट्रांसफर होती हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती हैं आपके क्रोमोसोम में, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आया। चलिए तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि भाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट टू द डिवीजन ऑफ सेल्स। जो क्रोमोसोम्स हैं उनका अगर आप कह लीजिए कि उनका फंक्शन क्या है, तो ये जो है कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कंट्रीब्यूट मतलब समझ लीजिए, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है हेल्प करता है, कि ये किस चीज में हेल्पफुल है, ये जो है आपके जो सेल्स के जो डिवीजन हो रहे हैं ना, सेल डिवीजन, उसके लिए क्या होता है, क्रोमोसोम हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलिए एंड दे आर प्राइम importance as they carry the genes which are hereditary material। और अगर इसकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन या फिर प्राइम फंक्शन कह लिया जाए कि भाई इसका प्राइम फंक्शन क्या है, तो इसका जो है प्राइम फंक्शन ये है कि ये उन जीन्स को कैरी करता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी होते हैं, हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये क्या है, जीन्स को कैरी करता है, ठीक है, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल होता है। किसको कैरी कर रहा है भाई, जीन्स को कैरी कर रहा है, जो कि क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। अब ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए। और ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है, जीन्स होता है, ठीक है। ह्यूमंस में अगर बात की जाए तो ये हेरिडिटरी मटेरियल जो जीन्स होते हैं वो किन चीज से मिले हुए होते हैं भाई, किससे बने हुए होते हैं, क्या आपका हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए है, ठीक है। चलिए तो आपका जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जैसे ह्यूमंस में जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो क्या है, आपका डीएनए है, और ये डीएनए जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए तो इतना हम लोग समझ लिए कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग बात करें कि जब भी हम लोग क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई जो क्रोमोसोम है ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए ये बात तो तब हम लोग को पता चली ना कि जहां से हम लोग की भाई बुक से पढ़ लिए, टीचर्स बता दिए तो हम लोग जान गए, ठीक है। लेकिन जो है जब ये चीज नहीं पता थी तो इसको डिस्कवर कौन किया था, तो सेल डिवीजन के दौरान एक साइंटिस्ट थे
जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर, वो क्या किए थे, वो जो है सेल डिवीजन के समय पे ऐसा नोटिस किए थे, ऐसा डिस्कवर किए थे कि कुछ थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया था, लेकिन नाम ये नहीं दिए थे कि इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा, क्रोमोसोम होगा, ये नाम ये नहीं दिए थे। नाम जो है आप कौन दिए थे, वैल्डियर दिए थे, कितने में, 1888 में, ठीक है। चलिए, और क्रोमोसोम क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है क्रोमोसोम वर्ड, और क्या हो जाता है, और जो है क्रोमोसोम आपका अगर बात कर ली जाए फंक्शन की, तो क्रोमोसोम जो है किसी भी सेल के अंदर सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है, साथ ही में ये जो है आपके जीन्स को कैरी करता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाए, ठीक है। चलिए, अब एक ही चीज हम दो बार इसलिए बताते हैं ना, ताकि आप सुन सुन के जो है चीजों को याद करें, ठीक है। चलिए, पता है चीजें जो है जब हम लोग लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं, उससे ज्यादा याद तब होती है जब कोई चीज आप सुने रहें। तो अगर आप उस चीज को सुनेंगे ध्यान से, तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि अच्छा मैम ऐसे ऐसे बताई थी, ठीक है। आप पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लिए। चलिए, तो अगर आप बात कर लें क्रोमोसोम के नंबर की, कि भाई क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, तो अगर ह्यूमंस की बात करें कि क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स जो है 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर्स होंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। चलिए, ये तो सबको जानता होगा ना। चलिए, अब क्या हम लोग बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम के नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर कहने का क्या मतलब है भाई, नंबर कहने का मतलब ये है कि उसमें कितने सेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। कौन कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं भाई, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड को हम लोग क्या है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, हैप्लॉइड का मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। चलिए, तो देख लीजिए आप यहाँ पे क्या है, सिंगल सेट है ना क्रोमोसोम का, एक एक ही तो प्रेजेंट है। डिप्लॉइड में क्या है, डबल सेट प्रेजेंट है, देखिए हर चीज जो है डबल डबल प्रेजेंट है। ट्रिप्लॉइड में क्या है, यही नंबर 3n हो जाता है, मतलब 3 प्रेजेंट है। टेट्राप्लॉइड में क्या है, 4 मतलब 4 सेट्स जो है प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए आप 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है, 4n होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कहे कि भाई क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम नंबर की अगर टाइप्स कह लें तो वो कितने टाइप के होते हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड जो होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड, जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। चलिए, अब डिप्लॉइड क्या है, यही जो सेट है ये जब दुगना हो जाए, डबल हो जाए, तब हम क्या कहेंगे, इसको डिप्लॉइड कहेंगे। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, इसको जो है 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो ट्रिप्लॉइड है, ठीक है, ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या है, ट्रिप्लॉइड का मतलब है कि भाई ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना, ये ट्रिपल हो गया, ठीक है, मतलब 3n, ठीक है। तो 3n की जो कंडीशन है वो क्या है, ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। चलिए, तो ट्रिप्लॉइड समझ में आ गया, 3n। अब टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड मतलब कि जो नंबर ऑफ सेट है वो कितना है, वो आपका जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, वो क्या है आपका 4n हो गया है। देखिए यहाँ पे 4n हो गया है, और क्या कहला रहा है, ये टेट्राप्लॉइड कहला रहा है, ठीक है। इसका डायग्राम आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। कलरफुल पेन का यूज कर लीजिएगा ताकि क्रोमोसोम्स में अंतर हो सके। एग्जाम में तो कलरफुल पेन अलाउ नहीं रहता है, तो थोड़ा सा अलग शेप जब आप बनाएंगे ना, उसी से समझ में आ जाएगा कि अलग अलग क्रोमोसोम है, ठीक है। चलिए, तो बन गया। चलिए, अब क्या है, क्रोमोसोम की साइज। अभी तक क्या पढ़े थे हम लोग, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़े कि भाई क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, साथ ही में उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक। चलिए, और उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े कि जो क्रोमोसोम है उसका क्या
क्या है, कैसे नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसके नंबर मतलब उनके नंबर के टाइप क्या होते हैं, कैसे वो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड होता है, ठीक है। चलिए अब क्या है, हम लोग क्रोमोसोम की जो है साइज को पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम का जो साइज है वो कैसे होता है, ठीक है। चलिए, the size of chromosome shows a remarkable variation depending upon the stage of cell division। मतलब कि जो क्रोमोसोम का जो साइज है ना वो क्या होता है, वो वैरी करता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से सेल डिवीजन के स्टेज में है, ठीक है। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना, तो हर स्टेज में ये जो क्रोमोसोम का आप समझ लीजिए जो साइज है वो क्या करता है, वो वैरी करता है, एक जैसा कांस्टेंट जो है नहीं होता है। इसका जो सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग इसका जो साइज है, किसका साइज, क्रोमोसोम का साइज वो वैरी करता है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े हैं कि भाई मैम अभी तक बताई कि जो क्रोमोसोम होता है ना वो किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, वो हेल्पफुल होता है आपका सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। चलिए अब ये जो सेल डिवीजन है इसके अलग अलग फेजेस होते हैं, इन अलग अलग फेजेस में जो क्रोमोसोम का जो साइज है वो जो है चेंज करता है, ठीक है। चलिए ये इसका कहने का मतलब ये कि क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट साइज का नहीं होता है, ये स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग जो है अपनी साइज को चेंज करता है, ठीक है। चलिए यही चीज यहाँ पे लिखी है। अब ये जो लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट ड्यूरिंग इंटरफेस हैंस नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ये जो है अगर आप बात कर लें कि सबसे लंबा और पतला इंटरफेस की जो कंडीशन है सेल डिवीजन में, जो इंटरफेस कंडीशन है उसमें जो क्रोमोसोम की जो साइज होती है ना वो जो है सबसे लंबा और सबसे ज्यादा क्या होता है, पतला, सबसे ज्यादा पतला इंटरफेस की कंडीशन में होता है, जिसकी वजह से लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो है नहीं दिख पाता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, देखिए अभी हम क्या कहें कि भाई डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, किसके, डिफरेंट स्टेजेस हो गए आपके सेल के डिवीजन में, ठीक है। तो इसी सेल डिवीजन का एक स्टेज होता है क्या भाई, इंटरफेज। इस इंटरफेज में क्या होता है, इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम है ना उसका जो साइज है वो सबसे ज्यादा लंबा इसी समय होता है और सबसे ज्यादा पतला होता है, सबसे ज्यादा लंबा मतलब लॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा पतला मतलब थिनेस्ट इसी समय पर होता है, जिसकी वजह से जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो जो है ये क्रोमोसोम जो है नहीं दिख पाता है, ठीक है। चलिए अब क्रोमोसोम को देख तो ऐसे नहीं पा सकते ना, ऐसे अपनी आंखों से डायरेक्ट तो आप देखते नहीं, तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं हर स्टेज की भाई क्रोमोसोम किस कंडीशन पे कैसा है, ठीक है। अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे इस कंडीशन में, इंटरफेस की कंडीशन में, तब जो है ये क्रोमोसोम बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, इतना पतला होता है कि आप जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो इस क्रोमोसोम को जो है आप नहीं देख पाएंगे, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलिए अब तो है लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट को डिस्कस कर लिए, अब जो है ये जो स्मॉलेस्ट और थिकेस्ट कब होता है, माइटोटिक मेटाफेज में, ऐसा कंडीशन जब जो है ये छोटा हो और क्या हो, मोटा हो, ठीक है, सबसे ज्यादा छोटा और सबसे ज्यादा थिकर मतलब कि इसकी चौड़ाई जो है क्या है वो बढ़ जाए ना, ठीक है, मतलब यही होता है ना कि जो चीज जो है थोड़ी चौड़ी हो जाए ना, तो ये ऐसा कंडीशन जब जो है क्रोमोसोम जो है सबसे ज्यादा छोटा हो, साथ ही साथ में सबसे ज्यादा इसकी जो चौड़ाई हो वो जो है इंक्रीज हो जाए, तो ये कब ऐसा कंडीशन आता है, जो है माइटोटिक मेटाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, छोटा और चौड़ा हो जाता है, मतलब इस कंडीशन में आपको अच्छे से दिखेगा ना। चलिए chromosome size is not proportional to the number of genes present on the chromosome। अगर आप बात करें कि
नंबर ऑफ जीन्स जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है उसके जो है प्रोपोर्शनल नहीं होती है इसकी साइज। मतलब क्या हुआ कहने का कि मतलब ये देखिए दिख रहा होगा ना, दूसरा कलर यूज कर लें, चलिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम साइज है, ये जो है प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल जो है नहीं है किसके भाई, नंबर ऑफ जीन्स के। इसके कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोग इससे पहले क्या पढ़ रहे थे कि भाई जो जीन्स होती है ना वो किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी क्रोमोसोम पे बहुत ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है तो उसका साइज जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, और किसी क्रोमोसोम पे कम जीन्स प्रेजेंट है तो उसका साइज छोटा होगा। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। प्रोपोर्शनल अगर होता तो क्या होता, नंबर जो है जीन्स का वो क्या करता, अफेक्ट करता किसकी साइज को, क्रोमोसोम्स की साइज को, ठीक है। चलिए, यही चीज यहाँ पे लिखा है कि क्रोमोसोम साइज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ जीन्स। मतलब जो क्रोमोसोम की जो साइज है वो क्या है, प्रोपोर्शनल नहीं है किसके भाई, नंबर ऑफ जीन्स के। कि जैसे जीन्स प्रेजेंट होंगे कि ज्यादा जीन्स है तो क्रोमोसोम की साइज भी ज्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम की जब साइज आप लिखें तब दो चीज हमेशा आप माइंड में रखें। पहली चीज क्या कि जो क्रोमोसोम की जो साइज है ना वो हर समय सेम नहीं होती, वो जो है चेंज होते रहती है, ठीक है। चलिए, ये कैसे चेंज होती है, जो सेल डिवीजन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं उनमें जो है उनके अकॉर्डिंग ही ये क्या करते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। अब जो सबसे पतला और सबसे ज्यादा क्या था, सबसे ज्यादा लंबा क्रोमोसोम जो है कब होता है, ये आपका इंटरफेज की जो कंडीशन होती है तब होता है। तब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में आपको क्रोमोसोम नहीं देख पाते हैं आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा ये है कि ये जो क्रोमोसोम है कब सबसे ज्यादा छोटा और थिकर हो, ठीक है। तो ये जो है आपका माइटोटिक मेटाफेज में होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, पहले पॉइंट के अंदर ये 2 सब पॉइंट्स हो गए। दूसरा जो चीज आपको याद रखना है वो ये कि ये जो क्रोमोसोम्स की जो नंबर है, सॉरी क्रोमोसोम्स की जो साइज है वो जो है नंबर ऑफ जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है मतलब ये जो है नंबर ऑफ जीन्स के प्रोपोर्शनल में नहीं है क्रोमोसोम का साइज, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो आप पॉज करके लिखते जाइएगा ना, ठीक है। चलिए, ऐसे तो कोई नहीं ना करता है कि बस खाली पढ़ लेता है और नोट्स नहीं बनाता है, ऐसा मत करा करिए कि आपको लगता है क्या कि लास्ट समय पे तो हम फिर से वीडियो देख लेंगे या कुछ कर लेंगे और पढ़ लेंगे। देखिए, अगर आप डेली मेहनत करेंगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम के समय पे बहुत ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेपर का एग्जाम देना है, इतने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, इतने सारे पेपर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर क्या क्या करेंगे आप, दो डेली डेली आप लिखते जाइए, डेली डेली आप क्लास कर ही रहे हैं और उस चीज़ को पढ़िए, तो आप पढ़ते रहेंगे, अपना नोट्स तैयार करते रहेंगे, तो एग्जाम के समय में क्या होगा ना, आपको बर्डन नहीं होगा और आपका पेपर भी अच्छे से जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका वही कि कितने क्या उसके फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट हैं, और अगर वो प्रेजेंट हैं तो उसके अंदर उसका क्या फंक्शन है, ये सब चीजें जो हैं क्रोमोसोम्स की अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो the outer covering or the sheet of a chromosome is known as pellicle which encloses the matrix। अगर आप बात कहें कि क्रोमोसोम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे कि हर चीज का एक आउटर मोस्ट लेयर होता है, वैसे ही जो क्रोमोसोम का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
पेलिकल कहते हैं, ठीक है। चलिए यही चीज यहाँ पे लिखा है कि जो क्रोमोसोम्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो शीट है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। और उस शीट के अंदर जो उसके अंदर जो कंटेंट है, उसके अंदर जो सारा मटेरियल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि एंड विच इनक्लोजेस द मैट्रिक्स, मतलब इनक्लोजेस का मतलब क्या होता है कि उसको कंटेन करके रखना, ठीक है। इनक्लोजर मतलब होता है उसको कंटेन करके रखना, ठीक है। तो भाई जो क्रोमोसोम है उसका जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, जो कि उसको चारों तरफ से क्या करके रखा है, उसको के समझ लीजिए एक शेप में मेंटेन करके रखा हुआ है, वो जो है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जा रहा है, वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है आपका पेलिकल। और ये जो पेलिकल है क्रोमोसोम का, जो कि उसका आउटर कवरिंग है, ये जो है किसको इंक्लोज कर रहा है, उसके अंदर मतलब क्या चीज है, उसके अंदर है मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए तो ये चीज समझ में आ गई ना। पेलिकल क्या है, पेलिकल एक आउटर मोस्ट कवरिंग है किसका, क्रोमोसोम का। और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। उसको मैट्रिक्स को वो जो है पेलिकल इंक्लोज करके रखा रहता है, किसमें, क्रोमोसोम में, ठीक है। चलिए विदिन द मैट्रिक्स लाइज द क्रोमेटिन। अब जो है विदिन द मैट्रिक्स लाइज द क्रोमेटिन का मतलब क्या है भाई, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, क्रोमेटिन होता है, ठीक है। चलिए फ्लेमिंग इंट्रोड्यूस्ड द टर्म क्रोमेटिन इन 1879। हम लोग जो है इससे पहले जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे लेक्चर, हम लोग पढ़े थे क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे कि भाई क्रोमेटिन कैसे ऑर्गेनाइज होता है और क्या होता है लास्ट में, ये जो है कैसे कंडेंस्ड होके डीएनए सॉरी क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ किसको रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम को ही ना। तो जो क्रोमोसोम में क्या है, क्रोमोसोम में है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, हेरिडिटरी कराते हैं, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो उस क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े, उसमें पढ़े हम लोग कि उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है किसका, क्रोमोसोम्स का, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेलिकल, ठीक है। चलिए अब ये जो पेलिकल है, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है क्रोमोसोम का, इसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर आपका प्रेजेंट है क्या चीज, उसके अंदर प्रेजेंट है आपका क्रोमेटिन, ठीक है। चलिए क्रोमेटिन क्या होता है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छे से बताए थे क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। पहले उस लेक्चर को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही ये लेक्चर पढ़िएगा, ठीक है। सीक्वेंस में ही हर चीज पढ़िएगा, ठीक। चलिए स्किप करके कोई भी लेक्चर नहीं पढ़िएगा, क्योंकि हर टॉपिक जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो क्रोमेटिन जो है किसके अंदर पाया जा रहा है, क्रोमेटिन आपका मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए तो ये जो क्रोमेटिन जो है ना, इसका जो वर्ड है, इसका जो टर्म है, इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था, फ्लेमिंग इंट्रोड्यूस किए थे। कौन इंट्रोड्यूस किए थे, फ्लेमिंग इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। चलिए कब इंट्रोड्यूस किए थे, 1879 में इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। चलिए अगर ये क्रोमेटिन की मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, तो द क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, तो जो क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है, चेंजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड माइटोटिक मेटाफेज इज द मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर स्टडीज ऑन क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। अगर हम लोग बात की जाए कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ना है, उसका क्या है, उसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सब अगर आपका जानना है आपको, तो पहली बात तो ये कि क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है ना, वो क्या होता है, हर स्टेज में बदलता रहता है। क्योंकि क्या हम लोग पढ़े थे भाई कि जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी मतलब यही होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए
अब ये जो हम लोग क्या जान रहे हैं, ये तो हम लोग पहले से जान रहे हैं कि जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, जो साइज है, वो क्या होता है, वैरी करता है हर सेल डिवीजन के स्टेज में। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर जो है सेल डिवीजन की जो स्टेज है उसमें ये जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी है ये आपको चेंज दिखेगी। ठीक है, सब में अलग अलग दिखेगी क्योंकि सब में अलग अलग साइज का होता है क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर आपको स्टडी करना है अच्छे से तो है आप माइटोटिक मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका साइज अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं। कब? माइटोटिक मेटाफेज में। अब माइटोटिक मेटाफेज में क्यों पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए आप लोग पहले। इसलिए क्योंकि अभी इससे पहले जो स्लाइड पढ़ाए हैं उसमें बताए थे कि भाई जो सबसे अच्छा कंडीशन होता है ना क्रोमोसोम का, उसमें जिसमें जो वो सबसे ज्यादा मोटा और सबसे ज्यादा छोटा होता है, जिसमें कि आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल होता है, जिसमें आप उसके हर कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से देख सके, वो कब होता है, वो होता है आपका माइटोटिक मेटाफेज में। ठीक है, तो इसीलिए जब उसका स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, जब वो जो है माइक्रोस्कोप के अंदर, अगर माइक्रोस्कोप के अंडर आप देखें उसको, तब क्या है आपको दिखेगा कि इस कंडीशन पे माइटोटिक मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है उसका जो साइज है वो क्या है, वो चौड़ा दिखता है और छोटा दिखता है, जिसकी वजह से जो है आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। इस वजह से इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि जो क्रोमोसोम है उसके अगर मॉर्फोलॉजी को आपको पढ़ना है तो सबसे अच्छा कंडीशन कौन सा है, माइटोटिक मेटाफेज। ठीक है, चलिए, इसीलिए जो है यहाँ पे ये बता दिया था पहले कि भाई जो क्रोमोसोम की साइज है ना वो हर सेल डिवीजन में बदलते रहती है, और अगर आपको देखना है सबसे अच्छा कंडीशन जब जो है वो आपको क्लियरली विजिबल हो माइक्रोस्कोप के अंडर, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर, तो वो होता है माइटोटिक मेटाफेज। इस कंडीशन में आप जो है अच्छे से जो है उसकी मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्या लिखा है। ठीक है, चलिए, in mitotic metaphase chromosomes the following structural features can be seen under the light microscope। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि भाई अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखेंगे तो जो है क्रोमोसोम की सबसे अच्छी जो है ना मॉर्फोलॉजी इसी कंडीशन में दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि ये वो कंडीशन है जब क्या होता है, जब क्रोमोसोम जो है अपना सबसे अच्छे साइज में होता है, जो है उसकी साइज छोटी हो जाती है, साथ ही साथ में उसकी जो चौड़ाई है वो मोटी हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है वो क्लियरली विजिबल होता है, उसके हर पार्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो माइटोटिक मेटाफेज को हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं कि वो सबसे अच्छा कंडीशन होता है, उसमें हम लोग उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इस कंडीशन में आप ऑब्जर्व करते हैं ना कि माइटोटिक मेटाफेज की कंडीशन आ गई, अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा है कि भाई आपको सबसे पहले क्रोमेटिड जो है दिखेगा। ठीक है, उसके अंदर मतलब क्या क्या चीज दिखेगा उसकी एक पूरी लिस्ट यहाँ पे तैयार है कि भाई जब आपका माइटोटिक मेटाफेज आएगा, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन होती है, सबसे अच्छी कंडीशन होती है क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जब ये कंडीशन आएगी और जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, पहली चीज क्या है, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड आपको देखने के लिए मिलेगा, सेंट्रोमेयर देखने को मिलेगा, टेलोमेयर देखने को मिलेगा, सेकेंडरी जो आपका कंस्ट्रक्शन कह लीजिए वो मिलेगा देखने को, और क्या मिलेगा भाई, क्रोमोमेयर मिलेगा, और क्या मिलेगा, क्रोमोनीमा मिलेगा, और क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो आपके समझ लीजिए स्ट्रक्चर हैं, वो जो है आपको देखने को मिलेंगे एक क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, चलिए, तो अब ये सब क्या होते हैं उनको हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर बताए थे
वो क्या था भाई कि जब आप माइटोटिक मेटाफेज देखेंगे तो उसके अंदर जब क्रोमोसोम जो रहता है वो कैसे कैसे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग ऑब्जर्व करने वाली जो चीज़ रहती है वो क्या देखते हैं। सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि एक लिस्ट ऑफ चीज़ें जो है उसके अंदर दिखेंगी कि क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो उसके अंदर कौन सा चीज़ होता है भाई, तो वो होता है क्रोमेटिड। ठीक है, अब क्रोमेटिड क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। ईच मेटाफेज का क्रोमोसोम, हर मेटाफेज का जो क्रोमोसोम है, मतलब कहने का ऐसा क्रोमोसोम जिस कौन से स्टेज में है, मेटाफेज में है। ठीक है, चलिए। तो ईच मेटाफेज क्रोमोसोम appears to be longitudinally divided into two identical parts, each of which is called chromatid। अगर आप बात करें कि माइटोटिक जो क्रोमोसोम है उसको अगर आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि जब आप उसको डिवाइड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, दो एग्जैक्टली एक जैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जब आप लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे तब जो है आपके अंदर क्या होगा, आप जो है देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है ना उसके अंदर क्या हो रहा है, टू आइडेंटिकल पार्ट आपको दिखने को मिलेगा, और ये जो है ईच ऑफ विच इज कॉल्ड क्रोमेटिड, और यही जो आइडेंटिकल पार्ट है इन्हीं दोनों को क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब क्या हो गया भाई, हम समझाते हैं। ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, ठीक है। कौन सा क्रोमोसोम को पढ़ रहे हैं हम लोग, माइटोटिक क्रोमोसोम को पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि यही सबसे अच्छा होता है स्टडी के लिए, इसी में आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, चलिए। तो ये क्या हो गया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। क्रोमोसोम का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब ऐसे ही पढ़ते हैं ना। ये कलर ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलिए। इसमें क्या लिखा है कि ये समझ लीजिए आपका माइटोटिक क्रोमोसोम है। ठीक है, चलिए। अब ये जो माइटोटिक क्रोमोसोम है, अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे तब जो है आप देखेंगे कि दो जो है एकदम आइडेंटिकल जो है पेयर आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों एकदम आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा। ठीक है, चलिए। तो ये दोनों जो है एक जैसे हैं, तो यही जो दोनों पेयर है ना, यही को कहते हैं हम लोग क्या, इनको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो गोल बीच में है इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों पार्ट जो कि आइडेंटिकल है इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको कहते हैं हम लोग क्रोमेटिड, और ये जो है इन दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ा, आप ऐसे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा इस फिगर को देख के। ठीक है, चलिए। और उसके बाद क्या लिखा है भाई कि क्रोमेटिड जो है, ये तो समझ लिए हम लोग कि माइटोटिक जो आपका क्रोमोसोम होता है, माइटोटिक क्रोमोसोम, उसमें क्या होता है, जब आप लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे तो दो आइडेंटिकल चीजें मिलेंगी, दो आइडेंटिकल पेयर्स मिलेंगे, उनको ही हम लोग क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, चलिए। Chromatid of a chromosome appear to be joined together at a point known as centromere। ये जो सेंट्रोमियर है, ये क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि ये दोनों क्रोमेटिड को जो है अटैच्ड करके रखता है। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तब जो है, पहले तो आप क्रोमेटिड को देख ही लेंगे कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकला हुआ जो कि दोनों ही, जब आप लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे तो दोनों ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, चलिए। अब ये जो दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं ना, इनको अटैच करने का काम कौन करता है, इनको अटैच करने का काम क्या करता है, सेंट्रोमियर करता है। ठीक है, कौन करता है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर करता है। क्या काम करता है, अटैचमेंट की काम करता है। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि भाई जो क्रोमेटिड है ना क्रोमोसोम का, जो कि अटैच्ड होता है, appears to be joined together at a point known as centromere। ये जो है एक पॉइंट पे अटैच होते हैं
उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट जहाँ पे ये दोनों क्रोमेटिड जो है अटैच होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं ना कि इसी पॉइंट पे अटैच हो रहा है, तो थोड़ा बहुत जो है ये हेल्पफुल है किस चीज के लिए, अटैचमेंट के लिए। ठीक है, two chromatid making up a chromosome are referred to as sister chromatid। जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं जो कि एक क्रोमोसोम को बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड दो क्रोमोसोम जो है ऐसे दो क्रोमोसोम जो मिल करके क्या बनाते हैं, एक क्रोमोसोम बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, द क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम आर नोन एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसे क्रोमोसोम जो कि होमोलॉगस होते हैं, उनके जो दोनों ही क्रोमेटिड होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। अब समझ में आया, देखिए देखिए इसका मतलब क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जब हम पढ़ते थे तो मुझे इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता था, तो फिर बहुत बार बताया भी जाता था लेकिन हम बार बार भूल जाते थे, तो इसमें मुझे दिक्कत होती थी। लेकिन ये बहुत ईजी सा चीज़ है, जब मेरे को एक बार जो है मेरे एक प्रोफेसर बहुत अच्छे से समझाए, तब हमको समझ में आ गया कि अरे ये तो इतनी छोटी सी चीज़ थी जिसको हम इतना परेशान थे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं ताकि आप सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये क्या है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये इसका सेंट्रोमियर है। ये जो दोनों ही क्रोमेटिड है ना एक क्रोमोसोम के, उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको कहते हैं हम लोग सिस्टर। इन दोनों ही क्रोमेटिड को क्या कहते हैं हम लोग, इन दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है ये दोनों क्या हो गया, ये तो सिस्टर क्रोमेटिड हो गया ना, SC शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब इसी के जैसे जो है इसका एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, अरे यार चेंज क्यों हो जा रहा है पेन का कलर। चलिए ये क्या हो गया, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। क्या है, ये क्या है, दोनों ही होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो एक इसका क्रोमेटिड और ये एक इसका क्रोमेटिड, तो ये जो दोनों क्रोमेटिड है ना, यही दोनों जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। समझ में आ गया, देखिए एक क्रोमोसोम, ठीक है, वो क्या है, उसके दोनों ही क्रोमेटिड हैं। ठीक है, तो वो जो दोनों क्रोमेटिड हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं। और एक क्रोमोसोम जिसका क्या है, दो क्रोमोसोम जो कि होमोलॉगस हैं, दोनों ही होमोलॉगस अगर आप क्रोमोसोम को लिए हैं, तो एक वाला जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसका एक क्रोमेटिड लीजिए और दूसरे वाला जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसका दूसरा क्रोमेटिड। तो ये जो दोनों क्रोमेटिड है ना, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप कहेंगे इतना इजी सा तो चीज था ना जो नहीं समझ में आ रहा था। चलिए कोई बात, आ गया समझ में, ठीक है। तो क्रोमेटिड हम लोग जो पहला स्ट्रक्चर था जो कि माइटोटिक मेटाफेज
मेटाफेज क्रोमोसोम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें जो है पहला चीज जो लिखा था वो था क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड एक ऐसा स्ट्रक्चर जब आप क्रोमोसोम को मेटाफेज के जो क्रोमोसोम है उनको अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करें तो उसमें आइडेंटिकल जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वही क्या होता है, वही उसका क्रोमेटिड होता है। अब ये जो क्रोमेटिड है एक पॉइंट पे आकर अटैच होते हैं, इस अटैचमेंट के पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, चलिए अब ये जो सेंट्रोमेयर है, ठीक है, यहाँ पे अटैच हो गया। तो बाकी जो ये जो एक क्रोमोसोम के अंदर जो दोनों ही क्रोमेटिड होते हैं उनको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और अगर दो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं तो उनके जो क्रोमेटिड होंगे ना आपस में जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। दोनों ही होमोलॉगस क्रोमेटिड के जो क्रोमेटिड होंगे वो क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना, चलिए कर लिया कीजिए। एक मिनट, चलिए तो अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, तो जो क्रोमोसोम की अगर मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो क्या होता है, माइटोटिक मेटाफेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर द स्टडीज ऑन द क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी। अगर आप क्रोमोसोमों की जो मॉर्फोलॉजी है उनको जो अगर आपको स्टडी करना है तो सबसे अच्छा कंडीशन कौन सा होता है, माइटोटिक मेटाफेज। ठीक है, क्यों होता है हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, चलिए द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी चेंजेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसकी जो क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है वो जो है क्या चेंज होती है, सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, चलिए ये जो है ना कंक्लूजन बता रहा है, अभी तक आप जितना पढ़े हैं उसका कंक्लूजन बता रहा है। ठीक है, चलिए तो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, मॉर्फोलॉजी चेंज होती है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम कैसा होता है, तो थिन कॉइल्ड इलास्टिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द इंटरफेज। इंटरफेज में जो है वो क्रोमोसोम कैसा होता है, क्रोमोसोम होता है आपका थिन कॉइल्ड इलास्टिक, थिन होता है, कॉइल होता है, इलास्टिक होता है और क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्यों, इंटरफेस की कंडीशन में। ठीक है, as cells enter mitosis their chromosome become highly condensed so that they can be distributed to daughter cells। अब क्या हो रहा है, पहले जो है इंटरफेस की कंडीशन थी, उसमें क्या थी, सेल जो क्रोमोसोम था वो क्या था, थ्रेड लाइक था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इंटरफेस के बाद जो है माइटोसिस में जब ये सेल एंटर होता है, क्रोमोसोम एंटर होता है, तब जो है ये थिकर होना शुरू करता है। क्योंकि भाई माइटोसिस के बाद तो डॉटर सेल में उसको ब्रेक होना है ना, तो जब वो थिकर होगा और ज्यादा डिवाइड करेगा और ज्यादा जो है और ज्यादा जो है कंडेंस होगा, तभी तो हेल्पफुल होगा ना उसके डॉटर सेल्स के लिए, इसलिए। ठीक है, चलिए इन माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फीचर कैन बी सीन अंडर। तो कौन कौन से जो हैं स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम लोग देख सकते हैं क्रोमोसोम में, वो जो है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा भाई, कौन सा स्ट्रक्चर अभी तक हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले जो है क्रोमेटिड। अरे क्यों नहीं चेंज हो रहा, एक मिनट, कौन कौन से देखें भाई, क्रोमेटिड देखते हैं, दूसरा क्या हो गया, सेंट्रोमियर देखते हैं, तीसरा क्या हो गया, मैट्रिक्स भी देखते हैं, और क्या हो गया, पेलिकल जो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है वो होगा। ये आज पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, चलिए ठीक है।
तो अभी तक का जो है इसमें दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में कंक्लूजन बताया हुआ है कि भाई जो जितनी भी चीजें अभी तक हम लोग पढ़े हैं ना उसका कंक्लूजन क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिड में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में आप इतना जानते रहिए कि जो क्रोमोसोम होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो मॉर्फोलॉजी है, जो साइज है, वो क्या होता है, वेरी करता रहता है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट जो सेल डिवीजन के जो स्टेजेस है ना उसके अकॉर्डिंग ये वैरी करता रहता है। ठीक है, चलिए इंटरफेस में क्या होता है, ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब ये माइटोसिस में जाता है तब क्या होता है, इसको तो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करने होते हैं सेल्स को, तब जो है ये कंडेंस फॉर्म में आना शुरू करता है। ठीक है, चलिए अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो जो सबसे अच्छी जो कंडीशन होती है जिसमें क्रोमोसोम्स अच्छे से विजिबल होते हैं वो होते हैं आपके मेटाफेज के क्रोमोसोम्स। ठीक है, माइटोटिक मेटाफेज के क्रोमोसोम। इस कंडीशन में आपको क्रोमोसोम के बहुत सारे मॉर्फोलॉजी दिखेंगे, जो कि कौन कौन से हैं भाई, क्रोमेटिड देखने को मिलेगा, सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, आपका जो आउटरमोस्ट लेयर है जो क्रोमोसोम का पेनिकल है वो देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अभी तक जो है हमें लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी जो है वो कैसी होती है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि भाई क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको कौन डिस्कवर किया था, इसको जो है स्ट्रैसबर्ग ने डिस्कवर किया था। साथ ही में अगर आप क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो है ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका क्या मतलब होता है, क्रोम एक वर्ड है ग्रीक का जिसका मतलब होता है क्रोमो कलर, और सोमा जिसका मतलब होता है बॉडी। ठीक है, चलिए ये टर्म जो है क्रोमोसोम ये कौन दिया था, वॉल्डेयर ने दिया था। ठीक है, और जो ये जो क्रोमोसोम है ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो क्रोमोसोम होता है ना, जो जीन्स जो कि हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में। साथ ही साथ में जो क्रोमोसोम है वो सेल डिविजन्स में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर आप बात करें क्रोमोसोम के नंबर की, तो जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या होता है, हैप्लॉइड कहलाता है। जब यही सेट डबल हो जाए तब डिप्लॉइड, और जब ट्रिपल हो जाए तब ट्रिप्लॉइड, और क्या होता है जब टेट्राप्लॉइड, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो है 4n की कंडीशन होती है, जिसमें नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 4 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, क्रोमोसोम की साइज की बात हो रही है तो हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्रोमोसोम की साइज होती है ना वो चेंज होते रहती है, अलग अलग सेल डिवीजन के स्टेज पे क्रोमोसोम की साइज चेंज होती है। ठीक है, सबसे पतली और सबसे ज्यादा कह लीजिए आप लंबी वो कब होती है, इंटरफेस की कंडीशन में। इस कंडीशन में जो है क्रोमोसोम आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखें तो आपको विजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, देख ही नहीं पाएंगे आप, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को ये जानना है कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो जो माइटोटिक मेटाफेज कंडीशन होता है ना उसमें क्रोमोसोम जो है छोटा रहता है, और क्या होता है उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, मतलब ये बहुत ज्यादा थिकर हो जाता है, जिसकी वजह से ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर दिखता है। ठीक है, इस कंडीशन में जो है हम लोग अच्छे से क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए और जो है अब क्या है, अब जो है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की बात कर ली जाए कि माइटोटिक जो मेटाफेज की कंडीशन थी जिसमें क्रोमोसोम अच्छे से दिख रहा था, उसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो कौन कौन सी चीजें आपको दिखेंगी, तो वो कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी, एक हो जाएगा आपका क्रोमेटिड, दूसरा क्या हो जाएगा सेंट्रोमियर, तीसरा टेलोमियर, और क्या हो जाएगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और क्या हो जाएगा क्रोमोमेयर और क्रोमोनीमा और मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं आपको दिखेंगी, कब दिखेंगी भाई,
क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी जब आप देखेंगे, कब देखेंगे, जब जो है आपका क्रोमोसोम माइटोटिक मेटाफेज की कंडीशन में रहेगा, तो ये सारी चीजें जो है आपको दिखेंगी। ठीक है, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानना जरूरी है, वो कौन कौन सा होता है? क्रोमेटिड होता है और जो है सेंट्रोमेयर होता है। ठीक है, तो क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड एक ऐसा स्ट्रक्चर जब आपका माइटोटिक क्रोमोसोम जो है, अब आप उसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेंगे तब दो इक्वल क्या है, आइडेंटिकल पार्ट आपको दिखेगा, वही जो होता है क्रोमेटिड होता है। ठीक है, चलिए अब ये जो है सेंट्रोमेयर जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे क्या होता है, जिसमें जो है आपका दोनों ही क्रोमेटिड अटैच होते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पे अटैच होते हैं। एक क्रोमोसोम के तो दोनों ही क्रोमेटिड होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे क्रोमेटिड होते हैं जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, उनके जो दोनों ही क्रोमेटिड हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, तो यही जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़े। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो यही है कि ओवरऑल हम लोग क्या पढ़े हैं कि क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और क्या होता है, इंटरफेस की कंडीशन में अच्छे से नहीं दिखता है, माइटोटिक मेटाफेज की कंडीशन में इजीली विजिबल होता है, और जब आप देखें उसके अंदर तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका क्रोमेटिड हो गया, सेंट्रोमेयर हो गया, मैट्रिक्स हो गया, और क्या हो गया, पेलिकल हो गया, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि भाई अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ ये जो है चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आ गई हैं, और आप चाहते हैं कि आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं वो आप अच्छे से पढ़ सकें, तो आप क्या करें कि DNS एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप इनरोल हो सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई भी परेशानी है, या फिर कोई भी चीज़ है कि कोई क्वेश्चन पूछना हो, या कोई भी प्रॉब्लम कि आपको क्या पढ़ाई से रिलेटेड कि आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो, तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, कुछ चीज़ें जाननी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।